बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मंजूर कर ली गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए पूरे निज़ाम को धोखा दिया है। मुजरिम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। आइंदा हुकूमत ख्याल रखे कि कैसे किसी को बाहर देना जाना चाहिए। नवाज शरीफ कल वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मौका नहीं दिया। जस्टिस मोहसिन कियानी की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, जबकि जस्टिस आमिर ने इस्तफसार किया कि देखना है कि जानबूझकर कार्रवाई से राह फरार इख्तियार की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से रिमार्क्स भी आ गए हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए पूरे निज़ाम को धोखा दिया। क्या इस निज़ाम में तमाम तर लोग आते हैं? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स जो सामने आई थी वो हुकूमत की तरफ से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, तो क्या मेडिकल निज़ाम भी हमारा ख़राब है? अदालती तौर पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? कानूनी तौर पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे? क्या हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकेगी? और क्या नवाज शरीफ साहब अब वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तानी सियासत में मुतहर्रिक होंगे? और नवाज शरीफ साहब अगर सियासत में मुतहर्रिक होते हैं तो क्या फिर इस जुमरे में आता है कि वो रूपोश हैं और वहीं पर बैठ कर पाकिस्तान में सियासत करेंगे? इस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो एग्जीक्यूटिव पार्टी का इजलास हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस पर भी बात करेंगे। उसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उस पर इंतहाई अफसोस है। शहबाज शरीफ साहब की बहादुरी पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि अब अवाम को बाहर निकलना चाहिए। अब अवाम के पास ऑप्शन नहीं है, जुल्म के खिलाफ अब बाहर आना होगा और अगर जुल्म के खिलाफ तमाम लोग यकजा होकर बाहर आएंगे तो फिर सालों में नहीं चंद महीनों में तब्दीली आ जाएगी। इस पर हम बात करेंगे कि सियासी तौर पर क्या मंजरनामा होगा आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान में। और उसके बाद हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से तमाम 32 मुजरिमान को बरी कर दिया गया है। भारतीय अदालत ने फैसला सुना दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि भारत में इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है और ये जो फैसला आया है इस पर बात होगी। और दीगर बिजली, कमर्शियल गैस, LPG महंगी हो गई है, ड्रिल स्टोर्स पर कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ सियासी दर्जा हरारत बढ़ने को है तो दूसरी तरफ महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अवाम के पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत किस तरह से रिलीफ देगी या सिर्फ एहतसाब का नारा बुलंद करके इसी तरह से अपने बाकी के 3 साल भी गुजार देगी। और दीगर स्टोरीज भी ज़ेर बहस रहेंगी। चौधरी खादिम अली मांडा साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जिया कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने के लिए पूरे निज़ाम को धोखा दिया है, निज़ाम का रवैया, मुजरिम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। क्या हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकेगी? क्योंकि हुकूमत ने ही इस चीज़ का किया था कि मेडिकल बुनियादों पर उन्हें बाहर भेजा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया काशिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिमार्क्स कल निकले हैं मियां मफरूर नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि एक मुकदमे वो ऑलरेडी मफरूर है, इश्तिहारी हो चुका है, तो दूसरे में अभी तैयारी है, तो उसमें हाई कोर्ट क्या पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो उसकी एक्टिविटी देख रहे हैं, उसकी सेहत के हवाले से पूरा घंटा जो है ना स्पीचेस करना, फिर जब से वो इलाज के लिए गए हैं एक दिन भी किसी अस्पताल में वो दाखिल नहीं रहे, कोई उनको इंजेक्शन नहीं लगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो कहते हैं कोरोना की वजह से नहीं जा रहे ना, कि अस्पतालों में कोरोना वगैरह है। और देखो जिस तरीके से जो मंजरनामा पेश किया गया था जब वो जा रहे थे, उनके जो क्लच प्लेटें थी वो इतनी डाउन थी कि हर बंदा सोच रहा था, बीच में वो तजिया नगार इस तरह के आ रहे थे कि हमने तो खुद देखा है, हालात ऐसे हैं कि किसी वक्त भी कोई बुरी खबर आ सकती है। ये मीडिया के ऊपर पूरी एक प्लानक के साथ पूरी एक मुहिम चलाई गई। तो जहां तक अदारों की बात है, जिस तरफ अब ये इशारा किया, अदालतें भी समझ गई कि ये दाल में कुछ काला था, यानी कि अदारों के ऊपर तो पहले ही ट्रस्ट नहीं था। इस पाकिस्तान में जो मेडिकल सिस्टम है हमारा, अस्पतालों का, जो रिपोर्टों का, ये आए दिन हम जो है ना ये मीडिया के ऊपर देखते हैं कि आप किसी जानवर का खून भी देकर किसी बंदे का नाम लिख कर दे दें तो वो उसकी भी रिपोर्ट निकाल देती हैं। आपके लेबॉर्ट्रियों का आलम ये है। और जो पुलिस मेडिकल कराती है, जो सर्टिफिकेट दे के जाते हैं, जाली सर्टिफिकेट लोग पैसे दे दे के अस्पतालों से बना लेते हैं। अगर अस्पतालों से जाली रिपोर्टें बन सकती हैं, जो कैलरी फांड क्या क्या इन्होंने झूठ नहीं बोले, हर काम में इन्होंने झूठ बोला है। बात तो यह है कि जितना बड़ा चोर है उतना ज़्यादा शोर है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आला अदालतों को भी ये समझ आई
कि ये बंदा धोखा देकर बाहर गया है और पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को, पूरी अवाम को और हुकूमत को भी जाके वहाँ हंस रहा बैठ के कि इस मुल्क में इतना बड़ा निज़ाम है और मैं बाहर आके झूठ के साथ जो है कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी हुकूमत की तरफ भी उन्होंने कहा कि आइंदा हम तो उस वक्त भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान में 45,000 कैदी है। कैदी के वो राइट्स नहीं होते जो आम एक आज़ाद शहरी के राइट्स होते हैं, लेकिन उन्हें आज़ाद शहरी से भी ज़्यादा जो दावा करते थी यह हुकूमत कि यहाँ 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि यहाँ क्या एक बाकी 45,000 कैदियों की कभी हालत देखी है? उनको तो अस्पताल तक भेजता कोई नहीं, उनको चेकअप कोई नहीं करता। लेकिन इसके लिए तमाम वो 5 स्टार सहूलतों तक जो है जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ जाते हैं जेलों में, नैब हो, थाना हो, FIA हो, वहाँ इनके प्रोटोकॉल आप देखें। इनको जेलों की तो वो हवा ही नहीं को लगने देता कि वहाँ भी इनको एयर कंडीशनर, ये और खजानों के ऊपर बोझ होते हैं। तो अभी अदालतों को ये यकीन हो गया, अदालतों को क्या, अवाम तो पहले ही चीख रही थी और हम तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कहता था कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, सारी 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि हमें तो पता है अपने निज़ाम का कि इस निज़ाम के अंदर किस तरीके से रिपोर्टें बनती हैं, किस तरीके से जो है माहौल क्रिएट होता है। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अदालतों के भी ये रिमार्क्स अगर आए हैं तो अवाम तो बड़ी खुश है इस रिमार्क्स के साथ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम की आवाज़ जो है वो अभी अदालतों से भी जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत आइंदा ख्याल रखे, किसी बड़े मगरमच्छ को तमाम को ECL में उनके नाम डाले जाए, मत इनको छोड़ा जाए। जब ये बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर अदारों के खिलाफ जो है वो साजिशें करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे। तो जहां तक आपने कहा कि क्या इसको वापस लाएंगे, ये जो बयानात वो दे रहे हैं ये बयानात आने वाले हैं। ये प्लानक के तहत एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उसका उधर रहने के लिए कि जब वो वहां से इतने हार्ड बयान अदारों के लिए देंगे, अपने अस्करी अदारों के लिए, अदलिया के लिए, हुकूमत के लिए, तो मुझे ये बताएं कि उसका जब इधर से रिएक्शन जाएगा तो उसका उधर जो है वो ग्राउंड तैयार होगा कि जब सियासी पनाह लेनी होगी तो यहाँ के बयानात को जो है वो पुट ऑफ करेंगे, जनाब मेरी तो जान को ख़तरा हो गया है, मैं तो सियासी कैदी हूँ, मेरे मुतल्लक तो जो है वो, यानी कि ये खुद बना रहे हैं माहौल पूरा कि दुनिया अंधी नहीं है कि उसके बयान आ रहे हैं साल के बाद। उनको पता चल गया कि अभी तमाम केसेस तमाम दुनिया जानती है कि इनके असासों की मनी ट्रेल इनके पास नहीं है। पूरा पूरा दिन 1-1 घंटा जो भाषण देते हैं, तो खुदा के लिए जो मनी ट्रेल का हिसाब आप दे दो, वहां से बैठ कर दे दो कि भाई ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई थी, ये मैंने यहाँ से बनाई थी। मनी ट्रेल उनके पास नहीं है, सजाएं उनको होनी है और सजाओं से बचने अभी देखो ना कैदी पूरे मुल्क में देखो आज तक कोई कैदी कहीं बाहर के मुल्क गया इलाज कराने। तो ये हुकूमत अगर कैदियों को इलाज के लिए बाहर छोड़ती है तो जो गरीब कैदी बीमार है अंदर जेन्युइन बीमार है तो खुदा के लिए उनको घरों में छोड़ दो कि यार पाकिस्तान में अपने घर ही जाकर इलाज करा लो। तो लेकिन है कोई छोड़ने वाला? क्या ऑप्शंस हैं, क्या किस तरह से वापस लाएगी हुकूमत? देखो हुकूमत वापस नहीं ला सकती, ये कोशिशें करेंगे क्योंकि जो ग्राउंड खतरनाक ग्राउंड उसने लिए कि जो वो लंदन में तो इंडिया के कोई 5,000 ऐसे बिजनेसमैन बैठे हैं, लंदन तो हम आज गए वहां पर। वो इंडिया की बात नहीं, मैं पाकिस्तान की बात मतलब हम आज गए वहां पर तो तमाम तरह बिजनेसमैन मफरूर होकर चले जाते हैं। वो तो जितने देखो ना इनका कितना सरमाया वहां इन्वेस्ट है, तो वो लोगों के सरमाए के ऊपर जो लंदन है वो यशी कर रहा है। तो अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, ब्लैक मनी उनके ममालक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो क्या वो आराम से छोड़ देंगे कि आप जाओ? अगर वो एक को छोड़ते हैं तो बाकी कोई आदमी ब्लैक मनी लेकर लंदन में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। वो कतई नहीं चाहेंगे, वो रास्ते देंगे कि आप ये अभी देखो ना ये जो स्पीच हो रही है कि जनाब हम जो इमरान खान को कल जो स्पीच की है उन्होंने कि इमरान खान को जो इक़्तिदार में लाए हमारी जंग उससे, अभी लाने में 2 अल्फाज हैं। अगरचे लाने की बात है तो अवाम पाकिस्तान ने उनको वोट दिया तो उनकी लड़ाई अवाम से हुई। अगर वो चाहते हैं कि अस्करी अदारे उसको लेके आए तो उसकी लड़ाई फौज से। अगर दोनों में से किसी के साथ भी लड़ाई है तो क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत करने का हक रखता है?
पाकिस्तान का लीडर बन सकता है? भाई उसने अगर जंगी फौज से करनी है, फौज तो जंग करती है भारत के साथ, तो अगर कोई यहां का ही बंदा उठकर, यहां को कोई आदमी उठकर ऐलाने जंग कर दे उनके साथ, जिस तरह से उनने और उसकी बेटी ने ऐलाने जंग किया हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान के आप बयान सुने कि वो बयानात क्या दे रहे हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी का हशर हुआ है, वो हशर हम यहां पाकिस्तान में इनका करेंगे। ये बयानात करने वाले जो पाकिस्तान का दुश्मन, वाम का दुश्मन, पाकिस्तान आर्मी के साथ ऐलाने जंग करेगा, वो इस मुल्क में कभी कतई तौर के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता। उसको हक ही नहीं है कि वो बात भी कर सके। तो नवाज शरीफ साहब अब भरपूर तरीके से वहीं से बैठकर बयानिया नवाज शरीफ का ड्राइव करेगा, यहाँ पर जिस तरह से एक जमाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बयान ड्राइव करता था। बात ये है कि ये एक लिमिट है, जब लिमिट को आगे क्रॉस करते जाए, अभी तो लिमिटें सारी क्रॉस कर गई, तमाम लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। जो बानी एमक्यूएम था वो भी स्टार्ट हुआ था ना, उसने कितने साल वहां से जाकर कत्ल गारत, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम धंधे उसने करवाए। लेकिन उस वक्त हमारी एजेंसीज, हमारी लॉ एनफोर्समेंट अदारे जितने भी हैं, तमाम की आंखें बंद थी। जब आंखें खोली तो वक्त बहुत आगे गुजर चुका था। ये अभी शुरुआत है, ये उससे ज्यादा खतरनाक आदमी निकलेगा, क्योंकि इसकी सोच जब से 2-3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इसका पंगा हुआ, एक के साथ थोड़ा हुआ, जब भी इख्तिदार में आते हैं, और इसकी हमदर्दी है। मतलब आप देखें ना, नरेंद्र मोदी का यहां बगैर वीजे के आना, जद्दाल को यहां लाना, कलभूषण जाधव के ऊपर अपनी जबान ना खोलना, इंडिया के खिलाफ कभी बयान ना देना, और वहां खड़े होकर क्या कहना कि आप भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, हमारे और आप में फर्क ही कोई नहीं है। ये बॉर्डर तो एक फर्जी लाइन है, ये फर्जी लाइन है, लाखों अफराद का खून उसमें बैठा हो, दो कौमी नजरिया वो सारा भूल गया, सारा खत्म हो गया। किसकी आइडियोलॉजी चेंज होगी? तो उस वक्त से लेकर आज तक इन अदारों को सोचना है। तमाम इदारे जो इस वक्त ताकत में हैं, जो मुल्क के मुहाफिज भी हैं, अगर नहीं सोचेंगे तो कल कलां देखो ना, ये प्रोडक्ट भी तो ये नहीं की है। कौन लाया था इनको? जनरल जिया लाया, जनरल जिलानी लाया, बरहम हमीद गुल साहब थे, और कई ऑफिसर तो अब क्या नून लीग उस तरह से, जिस तरह से अब कल उन्होंने खिताब किया अपनी तमाम तर कमेटी के इजलास से, और उसमें उन्होंने कहा कि अब जुल्म के खिलाफ निकलना पड़ेगा, तब्दीली चंद महीनों में आ जाएगी, सालों में नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आती। नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जरदारी पीडीएम के काबिल कदरीस हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं बार बार कहूंगा मुझे जरदारी पर यकीन नहीं है। तो आपस में अभी तक भी इनके कुछ इस तरह। देखिए बात यह है कि इनके बयानात अब शुरू से ले लेना, जब नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो मोहतरमा के खिलाफ इनके क्या बयानात थे, स्पीचेस मौजूद हैं, ऐलान करते थे कि ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, पीपल पार्टी के लिए ये कहते थे, इसलिए मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये इनके अल्फाज थे। जरदारी के मतलब क्या कहते थे? अली बाबा चाली चोर, तुमने मुल्क को लूट लिया, ये लटेरे हैं। मुझे ये बताया कि एक एक बयान इनका निकाल के आप देख लें कि इन्होंने क्या क्या एक दूसरी पार्टी के लिए किया। देखन वजीर आजम इमरान खान ये पहले बता चुका है, ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, ये करप्शन क्लब के मेंबर्स जो बहुत ज्यादा शोर करेंगे, गलियों में आएंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, लेकिन कैसे? पैसे की पावर से, क्योंकि अवाम तो तब्दीली ला चुकी, रिजेक्ट कर चुकी है इन लोगों को। और अभी क्या है, अभी गुर्बत तो बहुत है ना, और इन्हीं की वजह से है कि अगर 8 अरब रुपया एक दिन में हम सूद अदा कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं? जिन्होंने 30-40 साल हुक्मरानियां की हैं, कर्जे लिए हैं, 3400 अरब डेफिसिट के साथ आपका बजट बनता है, 9.5 अरब एक दिन का आप वो कर्ज लेते हो, वो किसकी वजह से ले रहे हो? ये तो प्रीवियस है ना। का आपने कहां मुल्क को छोड़ा था? यहां ले गए थे आप कि आपने पीटीवी के अदारे, रोड, सड़कें दे देकर, गिरवी रखा कर कर्जे लेने शुरू कर दिए थे। आपके पास तो बचे को कितना? आप जो है ना गीत गाते हैं जी हमारी हुकूमत बहुत अच्छी थी,
आपकी हुकूमत आपके लिए अच्छी थी, आपके खानदान के लिए अच्छी थी, आपके वारियों के लिए अच्छी थी। जो करोड़पति से करोड़पति हो गए, करोड़पति से अरब और खरबपति हो गए, ये उन चंद खानदानों की हुकूमत थी। ये सियासी पार्टियां तो है ही नहीं, ये तो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि घर से बाहर तो निकलना ही नहीं। भुट्टो फौत हो गया, बेनजीर आ गई, बेनजीर के बाद जरदारी, जरदारी के बाद बिलावल। ये तो फैमिली के अंदर है, ये जमहूरियत है। यहां आप देखिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मुझे बताएं वो साग डार जितने भी हमदी समदी हैं सारे मिला के वो खिचड़ी बना लेते हैं घर में। वजारतें भी सारी पास, पावर सारी पास। गिरफ्तार हो गए तो इससे ये जो कैंपेन चलाने जा रहे हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे बताएं कि कल वो गिरफ्तार हुआ है, ये खुद गिरफ्तार हुआ था, कितने जो है शहर बंद हुए थे, कितनी अवाम निकली थी। अवाम ने शुक्र अदा किया कि चोरों को जो है ना शिकंजू में लाया जा रहा है। शुक्र अदा करते हैं कि ये दिन, ये इमरान खान को दुआएं दे रही है अवाम, क्योंकि इनके चेहरे सामने आ गए कि इन्होंने कितने खराब बनाए। इनकी औकातें क्या थी, वो खुद साख डर कहता है कि मेरा बाप जो है ना वो साइकिलों को पैचर लगाता था। ये अरब खरब टरबपति कहां से बन गए? ये अवाम का पैसा इन्होंने नोचा, अवाम का खून चूसा इन्होंने, और अभी इनको हिसाब देना पड़ रहा है। तो अभी ये तमाम हदें क्रॉस कर गए, वो मुल्क दुश्मनी के ऊपर आ गए, अपने अदारों के ऊपर दुश्मनी, अदलिया के ऊपर टारगेट, सारी चीजों को। भाई आप मनी ट्रेलें अपनी दो, अपना हिसाब दो, ताकि पता चले कि वहां अवाम समझे, जो आपको वोट देते हैं लोग, उनको पता लगे कि हमारे बड़े साहब करदार लीडर हैं, इनको जो है वो बिल्कुल बेगना बंद किया जा रहा है। भैया साहब तो आप देते नहीं हो, हर बंदे को पता है। तो अब फिर ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बंदा तक नहीं निकला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर, अब फिर जो आगे ये जो जलसों की बात कर रहे हैं, रैलियों की बात कर रहे हैं, उनका कुछ हो सके? देखो ना, ये सबसे बड़ी पार्टी तो नून लीग कराते हैं ना आपस में, तो जलसों की शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी? पंजाब से, कोयटा से हो रहा है। नहीं बताए ना कि यहां से क्यों नहीं किया? पीपल पार्टी साथ है ना, पीटीएम में इनके साथ, तो वो सिंध से करते, केपीके से करते। भाई कहां से कर रहे हैं? कंधा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? महमूद जगजई का, मौलाना फजल रहमान का। भाई आप लीड कर रहे हो, बड़ी पार्टी हो, बड़े दावे करते हो, 3 दफा वो वजीर आजम रह चुके हो। मुझे ये बताओ कि आप लाहौर से देखो ना, अपनी एनर्जी तो देखो कि वाम कितनी बार आती है आपके लिए। कोई बंदा बार दिया ने, वो पैसों के लिए जितने मर्जी ले आओ। गरीब आदमी है, उसको 1000 रुपया दिहाड़ी चाहिए, 1000 वाले को 2000 दो, बसें भर के जितनी मर्जी ले आओ, और उसको साथ ये भी कहो कि खाना अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर जो सिस्टम ये खुद करते थे, जैसे वो तारल कादरी साहब के लोग आते थे, सड़कों के ऊपर उनको डंडे मारे जाते थे, पुलिस जो है वो रोड ब्लॉक करती, तो एक दाबे की जरूरत नहीं, कोई एक बंदा जमा नहीं कर सकते। ये तो जमा तो उन लोगों के पीछे लोग होते हैं जिन्होंने अवाम के लिए कुछ किया हो। अवाम को इन्होंने भूख दी है, इफलास दी है। मुझे ये बताएं कि 22 करोड़ के लिए यही अदालतें अच्छी हैं, और इनके लिए ये अदलिया भी ठीक थी। अदलिया को और चला रहा है, बाकी किसी अदारे के ऊपर वो पॉइंट नहीं उठा रहे। 2 अदारे जिनके ऊपर मुल्क खड़ा है, अदलिया और पाकिस्तान आर्मी, 2 अदारों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर मौलाना फजल रहमान की सदारत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए बात यह है कि फजल रहमान हो, अचकजई हो, असफन यार वली हो, अफरा सियाब खटक हो, आसफ जरदारी हो, ये हो, इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। इनका एजेंडा ही ये है कि पाकिस्तान आर्मी, चूंकि रुकावट वो जिस तरीके से रुकावट करनी चाहिए उस तरीके से की नहीं, अगर करते तो आज मुल्क इस हद तक ना पहुंचता। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी करते हैं वो उनको ये भी खुटकता है कि भाई ये रास्ते में निकल जाए, ताकि जो रही सही कसर है कि भाई अगर आग 8 अरब एक दिन का ब्याज दे रहे हैं, अगर 20 अरब पे चलेंगे तो तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, कहाँ से मराद मिलेगी, कहाँ से इनको सलूट मिलेगी, कहाँ से इनको बंगलास और प्लाट और जमीनें अलाट होंगी। ये मुल्क है तो सारा कुछ है। ये तमाम अदारों को सोचना चाहिए। अभी देखो ना, अदलिया से, हाई कोर्ट से जो बयान आ गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए कि ये पूरे निज़ाम की तज़हीक है। वो बंदा जाके बाहर जो है ना वो मजे कर रहा है, हंस रहा होगा कि देखो मैं इतना बड़ा डाकू,
इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा झूठा, ये सर्टिफाइड झूठे हैं, मुजरम है। ये कोई मुलजम नहीं, ये मुजरम है, सजा याफ्ता मुजरम है। तो उसके बाद भी वो ललकार रहा है। तो मेरा ख्याल है अभी तमाम अदारों को एक्टिव होना चाहिए। इनकी जितने भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ जिस जिसकी जबान खुलती है उसकी जबान को ताले लगाने चाहिए, उन जबानों को रोकना चाहिए, क्योंकि वो जबान वो बोल रहे हैं जो भारत बोलता है, जो हमारे दुश्मन बोलते हैं। तो अभी तो ये खेल ही उन लोगों के हाथों में रहे हैं। ओके, मुझे ब्रेक लेनी है चौधरी साहब, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी साहब, हुकूमत एक तरफ तो परफॉर्म भी नहीं कर पा रही, महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी कमर कस लिया है कि हम टफ टाइम देंगे। वो एक अलग सवाल है कि टफ टाइम दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, लेकिन हुकूमत को अपोजिशन से खतरा है या अपनी गवर्नेंस और अपनी कारकर्दगी से खतरा है? देखो, जहाँ तक बात है ना गवर्नेंस का, महंगाई का जिन तो काबू में नहीं आ सकता। वो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 अरब एक दिन का ब्याज दोगे, 9.5 अरब जो है ना वो खसारती जो आपका बजट है, यानी कि 16-17 अरब एक दिन का आपको कर्ज लेना पड़ता है, वो सूद अदा करने के लिए, कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए और मुल्क चलाने के लिए। अगर ये खसारा जो है ये नाप कर्जा लें बाहर से तो आप तनख्वाही नहीं दे सकते। तो ये लफ्ज़ तो दुनिया को समझ आनी चाहिए कि आपका मुल्क पिछली जो प्रीवियस हुकूमतें हैं वो इस नहज तक पहुँचा गई हैं बाई डिज़ाइन। ये मकरूज बाई डिज़ाइन किया है, उनको पता था कि मुल्क हमारा सर्वाइवल नहीं कर सकेगा, लेकिन वो फौज दुश्मनी से इतने आगे निकल गए कि जनाब इतना कर्जा ले लो, इतना कर्जा ले लो कि कोई बंदा पाकिस्तान को आके टेक ओवर ना करे। पैसा ही नहीं होगा तो कैसे टेक ओवर करेगा कोई? यानी कि ये चला ना सकें, तनख्वाहें ना दे सकें। ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। और अब सब्सिडीज खाते, क्योंकि बाहर से इनको डिक्टेशन थी दूसरे को कि आप जितना कर्जा ले सकते हैं वो लेते जाओ, आपसे कोई पूछगिछ नहीं, और कर्जा लेकर हमारे मुल्कों में आके आप इन्वेस्ट करते, यहां फिर हम आपकी हिफाजत भी करेंगे। आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से ले आओ, आप किक बैक कमीशन बाहर से जो जमा करके वो ले आओ और यहां ही अपने अंपायर बना लो। ये बाई डिजाइन एक मनसूबा था कि जो भी हुकूमत आके टेक ओवर करेगा, संभालेगा, या दूसरी पार्टी के लिए गुंजाइश ही ना हो। वो बारियों वाला सिलसिला था कि एक दफ़ा जरदारी, फिर दूसरी दफ़ा ये, यानी कि दो ही पार्टियां आपस में आती जाए। तीसरे को अभी जब ये आया इमरान, तो इमरान को समझ चली कि पाकिस्तान चलाना कैसे है, कि इतना कर्जा, फिर इतना सूद, फिर इनकी वापसी का शेड्यूल कोई नहीं, फिर सब्सिडीज, खाते इस तरह खोले थे, फिर वो सब्सिडी जो है ना उनके पीछे भी इनकी किक बैक, ठेकों के पीछे किक, वही वो अरबों खरबों। मुझे बताएं कि 150 करोड़ से अगर नवाज शरीफ के असासे 7 अरब के हो जाते हैं तो कैसे बनते हैं? वो कहाँ से बने हैं? कौन सी भैंसें हैं जो सोना देती हैं? कैसे वो मौजूद सरमाया बनता? जब इसने स्टेटमेंट दी तो कहा जी मेरी तो को 10 भैंसें थी, उनसे पता नहीं दूध निकलता था। वो दूध निकलता था, सोना निकलता था, निकलता क्या था उनसे? तो अभी दुनिया जो है ना वो परेशान है। ये महंगाई का जिन काबू में नहीं आएगा। ये अब पहले से कहते हैं कहाँ से करो, पैसा होएगा तो सस्ताई होएगी ना, नहीं हो सकती। आप डेली मकरूज कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, जिस दिन कर्जा कम होना शुरू होएगा तो सस्ताई आएगी। लेकिन हुकूमत कहती है कि बस हम काबू पाने वाले हैं, देखो ये पहले दिन से मैं कहता हूं, जब से हुकूमत आई पीटीआई की, कि इनके वश में नहीं है हुकूमत के। क्या हम लोग जाहिल है? तो फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए जाते? कौन से दावे? दावा एक ही था, वतन अजीज की आवाम ने इसको सेलेक्ट इसलिए किया था कि इन मगरमच्छों को बांधो, इनको उल्टा लटकाओ और इनसे जो लूटी है दौलत है वापस लाओ। ये एक एजेंडे के ऊपर ये आया था। लूटी दौलत वापस नहीं, देखो ना ये करप्शन क्लब का जो नाला है ना, जितने भी है, ये ऐसा नाला है,
ये एक सलवार से निकलता है ना, आगे सलवार लेकिन दूसरे की है, तीसरे की, पार्टियां देख लें आप। अवाम में यही चीज तो मकबूल हो रही है कि अगर करप्शन का खात्मा करना है, लेकिन करप्शन के खात्मे के साथ खात्मा कैसे होगा? कोई एक बड़ा मुजरम, एक मुजरम को सजा हुई, वो आपने अंदर भेज दिया, खात्मा कैसे होगा? बातों से खात्मे होते हैं, अमल से खात्मा होता है। जब वो जेलों में जाते हैं, आप 5 स्टार प्रोटोकॉल उनको देते हो, नैब पे जाते हो। अभी ये वो कौन है, वो बंद है ना इनका, वो शहबाज शरीफ क्या, अभी आके नैब में जाके देख ले, आम आदमी पाकिस्तानी जो मेहनत से पता नहीं क्यों छोटी मोटी दरखास्त में होगा, तो उसकी हालत जाके देखें, जैसे जानवरों का स्टबल होता है वैसे उनको लटाया होता है। और इनकी आप जाके प्रोटोकॉल थानों में देख ले, आप इनके प्रोटोकॉल जेलों में देखें, वहां एयर कंडीशन है, वहां जो है ना हीटर है, वहां वो कई कई किस्म के तो नौकर पास खड़े होंगे खिदमत के लिए। जी हजूर, जी हजूर। ये करप्शन खत्म होगी, करप्शन बढ़ेगी। कौन कहता है करप्शन अमल से दुनिया देखती है तो डरती है? कि जब बड़े बड़े मगरमच्छ ये सारे फिर रहे, कितने केसेस नैब में पेंडिंग है। पनामा लीग की लिस्ट आई तो 400 बंदे की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई। वो 400 बंदा किसने पकड़ना है? किधर के हैं अदारे? मुझे बताएं, वो 400 बंदे की लिस्ट लाओ, उनको पकड़ो। देखो ये अभी तो कल वो सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि वो जज साहब कह रहे हैं जनाब कि कबल गिरफ्तारी का कोई जो है वो कानून ही नहीं है। तो ये सारे को कबल गिरफ्तारी लेके फिरता रहता है, कोई स्टे लेके फिरता रहता है। ओ भाई, इनको स्टे से कुछ नहीं होना। आपने देखा सऊदी अरेबिया की मसाले असम्बली में हुई, फवाद चौधरी से पूछा कि भाई सऊदीया के शहजादों ने कैसे पैसे वापस दिए उनसे? उन्होंने कहा सुबह नाश्ते के बाद 75 को लटकाते थे उल्टा, और 75 को शाम के खाने के बाद उल्टा लटकाते थे, और माल वापस आ गया। आप चाइना की मिसाल लें, कितने मुल्कों से जाके जो है ना करप्शन के खात्मे की आप जो है ना वो तरीके सीख के आए हो, यहाँ एक लागू नहीं कर पा रहे आप। मैंने कहा कि आपने 75 किस्म के आर्डिनेंस निकाले हैं हुकूमत ने आके, एक आर्डिनेंस जितने बड़े बड़े मगरमच्छ है सबके लिए निकालो और इनको एक ही जगह बंद करो। उस वक्त तक इनको बंद रखा जाए जब तक ये लूटी हुई दौलत जो है ना मुल्क की वापस। मैं फिर देखूंगा ये सस्ताई कैसे नहीं होती। सरमाया बैंक में पैसा होगा तो सस्ताई होगी ना, कर्जे लेके तो सस्ताइयां नहीं होती। तो एक गरीब आदमी तो यही तवक्को रखे खड़ा है कि महंगाई में कब कमी आएगी, महंगाई कब खत्म होगी, उसको रोजगार कब मिलेगा। अभी देखो ना ये खबरें पढ़ रहे हो तो, लेकिन इससे तो फिर हुकूमत की अपनी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही। जो टैलिटी स्टोर के ऊपर आइटम थे उनके अंदर भी देखो ना। तो आपको लगता है फिर हुकूमत की मकबूलियत अब उतनी है? फिर हुकूमत की मकबूलियत कम हो रही है? मकबूलियत हुकूमत की सिर्फ तब भी बढ़ेगी जब मगरमच्छ अंदर होंगे। कोई इसका एजेंडा नहीं, बस लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है आपकी। वो दौलत पाकिस्तान में लाएंगे तो इनकी मकबूलियत रहेगी, वरना ये जीरो। फर्क भाई फिर उनमें और इनमें क्या फर्क था? बयानों से तो बात नहीं चलेगा, 2 साल तो हो गए ना। तो बयानात से क्या हुआ? बयाना तो वो भी देते थे, पेट फाड़ेंगे, लाड़काना में घसीटेंगे, लाहौर में घसीटेंगे। सॉरी। तो बात यह है कि उनके बयानात से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी वैसे ही बयानात, ये बयानों की हद तक ही रह जाएंगे। भाई आप अमली तौर के ऊपर जहां कमजोरी है आप उनको पकड़े, जहां जहां कमजोरी है, और अदारों के आगे हाथ बांध के हम इल्तमास करते हैं जितने भी जिम्मेदार अदारे कि खुदा के लिए इनको उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे किसी बड़े मगरमच्छ डाकू चोर को किया जाता है। वहां देखते हैं कि अदालत के अंदर 100-100 200 बंदा लेके आ जाते, कोई जत्थे लेके आ जाते। ये कोई तरीका है? आने वाले चंद महीनों में क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? फजल रहमान को नोटिस मिलता है, वो क्या कहते हैं 30 लाख बंदा जाएगा नैब में। वही 30 लाख ने कोई लूटा है मुल्क को, वो लूटने वाले तुम खाली एक, तो 30 लाख का क्या काम है भाई? तो आने वाले चंद महीनों में क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन भी तैयार है? देखो बात यह है कि अगर अदारों ने अपनी रेट कायम ना की हुकूमत ने, तो अफरा तफरी बहुत होगी। रेट कायम करनी पड़ेगी। हर कानून मौजूद है, अमल के लिए विल चाहिए। ये जितना पीछे पीछे हटेंगे तमाम अदारे, ये ऊपर आपके चढ़ते जाए। सफाइयां देने की जरूरत नहीं है कतन कि आप एक कैदी, एक मुजरम, एक इश्तिहारी के बयानात के ऊपर सफाइयां देने चल पड़ते। क्या काम है आपका सफाइयों का? आपका अमल से काम है, ये अदारों का काम है।
कि भाई जो एक्ट बनता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक कार्रवाई करो। कि ये कोई इनको जो है ना खुली आज़ादी नहीं दी जा सकती। अगर देते रहेंगे तो मुल्क की हालत इससे बदतर होती जाएगी। और तमाम अदारे जो आके सफाइयाँ देते हैं ना टेलीविजनों के ऊपर, हमने नहीं किया, भाई किए करा रहे क्या बात? आपको एक कैदी जो है ना वो सारे मुल्क को मफलूज कर रहा है आपके निज़ाम को। कोई सफाई की जरूरत नहीं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें इनके मुताबिक। ये लाने वाने वाली बात है, वो ग्राउंड इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने पनाह लेनी है। इतनी सख्त तकरीरें मुझे बताएं ना, अल्ताफ हुसैन इससे कई गुना सख्त तकरीरें करता था। इंडिया को दावत देता था, राह को दावत देता था, हमारी मदद करो, राह से ट्रेनिंग लेते थे, सारा कुछ करते थे। बुला सके उसको, मिसाल मौजूद है। और पैमरा दूसरे अदारे तमाम एक्ट करें कि अगर को पाकिस्तान, हमारी बात जो है पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ को बंदा बाहर से बैठ के साजिश करे, वो भी मफरूर, इश्तिहारी, कैदी, मुजरम, तो क्या अदारे खामोश है, बैठे। तो क्या अब नून लीग के अंदरूनी तौर पर भी टूट फूट है, धड़ेबंदी है? वो धड़ेबंदी कौन सी धड़ेबंदी, सारे चोर हैं यार। तो शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि नून लीग और शीन लीग, पता यार, तो दावे तो वो करते हैं। दावे की बात छोड़ो ना, अगर अदारों में विल ना हुई, चोर को चोर वो ना कह सके। देखो ना वो बीमारी का बहाना हुआ, अभी अदालतों से भी मार्क्स आ गए कि वो बीमार नहीं था। हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है कि शीन और नून में फर्क क्या है, मुझे ये को बताए। वो कहते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डाकू है, वो 56 कौमी है, 150 करोड़ से 7 अरब के साथ, दोनों का नजरिया तो मुख्तलिफ है ना। इसका मकसद है कि शेख रशीद ये कहेगा कि उसको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ये बरी होते हैं तो पाकिस्तान पहले ही कह दिए। पाकिस्तानी, हर गरीब पाकिस्तानी अपने घर में कह दी है, उसके पास अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, वो गुजर बसर करने का। मुझे बताइए, यही शेख रशीद टीवियों के ऊपर बैठ के आके कहता था कि भाई गरीब का तो मर्दा भी महंगा हो गया है, उसकी कब्र के उसके पास पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है। तो मुझे बताया कि अगर इन मगर बच्चों को छोड़ोगे तो ये पाकिस्तान तो पहले कैदी हो चुका है। वो तो बेचारे सुबह से शाम तक एक 2 वक्त के खाने के लिए जो है ना अपना जो है ना वो दौड़ भाग में लगे होते हैं, वो तो पहले ही कैदी। कोई फर्क नहीं, ना कोई फर्क निकालने की कोशिश करे। ये बिल्कुल कौम के लटेरे हैं, कौमी मुजरम है। वो शीन हो, भीम हो, नून हो, ये एक ही लट्ठे पट्टे हैं। मुझे बताया किसके ऊपर मुकदमा नहीं है? शहबाज शरीफ के ऊपर थोड़े केसेस है, उसके बेटू पे कम केसेस है, उसके बेटू के मुलाजमों के काउंटों से अरबों रुपया नहीं कर रहा है। शहबाज शरीफ के जो मुलाजिम थे वो जो मनी लॉन्ड्रिंग इन लोगों के लिए करते थे, मुझे ये बताया कि ये कहां से जाएंगे। इसका मकसद है कि ये बड़े बगर बच्चों के लिए सजा नहीं है, वो शीन से मीम बनाए, मीम से नून बना ले। ये क्या बात हुई? अच्छा, मुझे बताए कैप्टन सफदर पे केस नहीं है, मरियम पे केस नहीं है, सलमान पे नहीं है, हमजा पे नहीं है, इनका दमाद इमरान पे नहीं है, इवन के इनकी बेटियों, इनकी जो बहू हैं उनके ऊपर भी केस है। कोई एक बंदा इनके समझी वो साग डॉलर उसके ऊपर केस, कोई एक बंदा मुझे बता दे क्या इस मुल्क के खाते में यही चोर डाकू लटेरे यही हुक्मरान रहे हैं? इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर क्या इमेज इफेक्ट होता है? देखो बात यह है कि पाकिस्तानी इमेज अल्हम्दुलिल्लाह इन चोरों के झूठों के कहने से खराब नहीं होगा, लेकिन ये खराब करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना माल बचाना है। माल बचाने के पीछे जो आखिरी हद तक चले जाएंगे, ये पाकिस्तानी अदारों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इस हद तक अपनी ज़बानें लंबी करेंगे कि हमारा माल बच जाए। देखन फिर अदारों से कहता हूँ, खुदा के लिए किसी एक को बाहर मत जाने दो, अगर ये चलेंगे तो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इस तरफ आना चाह रहा हूँ। भारतीय अदालत ने जो शर्मनाक फैसला दिया है, बाबरी मस्जिद शहादत के तमाम 32 मुजरिमान को बरी कर दिया उन्होंने। देखिए भारत का जो घटिया तरीन नापाक चेहरा, गंदा चेहरा जो है ना वो सामने आ गया। मतलब कि इतना शर्मनाक फैसला 28 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को जलाया गया, और उस वक़्त जो मार धाड़ हुई उस जिम्मे जो सरकारी रिपोर्ट थी ना
उसके मुताबिक 2000 आदमी जो है ना अपनी जान से हाथ। सरकारी अदाद शुमार वैसे 5 से 10 हजार का फिगर है प्राइवेटली। और उस वक्त के कल्याण सिंह जो वजीर आला थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया बयान हल्फी, क्योंकि ये रिहासल होती थी पहले, हजारों के मजबात जमा होते थे। उसने कहा जनाब हम बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये बयान मौजूद है। देखा जिस दिन उन्होंने मस्जिद को गिराना था, एक दिन पहले प्रॉपर रिहासल हुई, उसकी वीडियो भी जारी हुई। यानी कि एक टीले के ऊपर, बुलंदी के ऊपर थी ये मस्जिद, तो वो एक पहाड़ दमा टीले के ऊपर पूरी सीढ़ियां लगाकर चढ़ने की रिहासल हुई, वो जारी हुई। तमाम अदारे देखते रहे, तमाम अदारों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। ये सामने है। कल जो फैसला आया, अभी देखो 2019 में भी नवंबर में फैसला आया, ये 2 केसेस थे। एक फैसला का केस था जमीन का कि ये मंदिर की जमीन है या मस्जिद की जमीन है। तो 4 नवंबर 2019 को जब फैसला आता है कि नहीं ये मंदिर की जमीन थी, होना था, हमें पता था कि वहां से इस तरह के फैसले की हमें उम्मीद थी। वहां के मुसलमानों को भी, पाकिस्तान को भी हो गया। वहां राम मंदिर जिसका इफ्तिताह भी ये पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कर दिया। बाकी ये फैसला जी 48 आदमियों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी, जिसमें LK अडवाणी, मनोहर जोशी, ये सब के नाम थे। उसमें 16 मर गए, 32 रह गए। 32 को उन्होंने कल बाइज्जत तरीके से बरी किया। और बयान क्या दिया है अदालत ने कि ये कोई प्रॉपर जो है ना प्लान के तहत, मनसूबाबंदी के तहत मस्जिद को नहीं गिराया गया, इसलिए तमाम मुजरमान को बाइज्जत तरीके से बरी किया जाता। और 32 के 32 मुजरम अदालत में पेश थे, मौजूद थे। जब वहां से निकले हैं तो वहां ही एक मुजरम, गोयल उसका नाम था, वो कह रहा भाई हमने तोड़ी थी मस्जिद, हम फिर तोड़ेंगे, अगर हमें सजा भी मिलती तो हम सजा भी। मुझे बताएं कि अदालत ने किन को छोड़ा है? राजनाथ सिंह को उसका क्या ट्वीट है कल का, वजीर दफा उनका, वो क्या कहता है कि इंसाफ की जीत हुई है। भाई जो तोड़ने वाले हैं वो एडमिट कर रहे हैं अदालत से बाहर निकलते ही कि भाई हमने तोड़ा है, सजा के लिए भी हम तैयार थे, नहीं अदालत ने सजा दी तो कोई बात। तो मुझे बताए कानून कहां गए? कौन सा कानून? यानी कि 11 आदमी हमारे पाकिस्तानियों का कत्ल वहां हो जाता है। अगर इंडियन 11 आदमियों का कत्ल पाकिस्तान में होता तो आज तक पता नहीं वो पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर कराने की नौबत तक ले जाते। तो वहां पूरी दुनिया खामोश है कि भाई एक मुजरम खुद कह रहा कि मैंने तोड़ा है, और हजारों की तादाद में मर्डर हो गए। वो कोई एक बंदा पिन पॉइंट नहीं किया। यानी साजिश भी हुई, प्लानिंग भी हुई, तकरीरें मौजूद हैं, वो LK अडवाणी हो, वजीर आला हो उस वक्त के, सारे मौजूद। लेकिन क्या है? कानून नाम की चीज कोई नहीं। और यही जहां उसका बस चलता है वो इस हद तक मुसलमानों का नाम, ये कि इस्लाम फोबिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी इस स्पीच में भी कह रहे कि इस्लाम फोबिया हो चुका है। और पाकिस्तानी फोबिया तो वैसे ही उसके ऊपर सर के ऊपर जो, मेरा ख्याल है कि अब खोलनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम ममालिक हैं उसमें माशाल्लाह सबसे ताकतवर फौज, और यही जितने फैसिलिटेटर हैं इंडिया के, जिनकी नरम गोशी है इंडिया के लिए, तमाम लोगों ने मजम्मत की इस फैसले की। मुझे बताया कि लंदन से वो तकरीर करता है, उसने मजम्मत की, वो करनी चाहिए थी, मरियम ने की, किसी और, बाकी पाकिस्तान के लिए तो भाषण बहुत हो जाते हैं। वो जब वतन अजीज की बात आती है या मजहब की बात आती है खुदा के लिए, फिर तो जुबान खोल दिया। तो अच्छा, पाकिस्तान आलमी दुनिया पर भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हुआ है? देखिए बात यह है कि हम एक कदम आगे जाते हैं ना। ये जो भाषण दे रहा उधर बैठ के लंदन में, 4 साल कोई वजीर खारजा नहीं था, पहले खारजा पॉलिसी ना होने के बराबर थी।
और बेलखसूस है, ये तो बयानात मौजूद है ना कि जो सफारत खाने थे वहां तो आर्डर दिए जाते थे कि आपने नरम को इशारा कर, कुछ नहीं कहना। वीजे इनकी मिल्लू से बंदूक का मिलना, बगैर वीजों के बंदे को चेक ही नहीं है। तो वहां मुझे पता है कि कौन करता। अभी जब से ये हुकूमत आई है तो खारजा पॉलिसी सबके सामने है, और बिलखसूस भारत के खिलाफ जो हमारी पॉलिसीज है, जो इस हुकूमत की पॉलिसी है, यानी कि कहीं भी उनको जो है ना वो खाली नहीं छोड़ते। हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या दूसरे हों, अदारे हों, लेकिन यह कि अभी हुकूमत सपोर्ट दे रही है ना, तमाम बंदे काम कर रहे हैं। उस वक्त तो बात करने की बंदे बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, तो कुलभूषण का नाम एक दफा इसके लब से नहीं निकला। वो दहशतगर्द पाकिस्तानियों का आके खून करवाता था। तो मुझे बताया कि इनकी सिंसियरिटी तो तब ही पता चल जाती थी कि वो आके हमें मारते जाए और ये जाके कहें कि आप भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते, तो वहां कहां जाएगी? कि ये तो चीजें हैं कि अभी जो भारत का नापाक चेहरा है, गंदा चेहरा है, जो वो सामने आ गया, वो उनके अदारों की सोच भी सामने आ गई कि वहां कोई फैसला इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं। पूरी दुनिया ने देख लिया। अब करने वाला पीट रहा है कि मैंने किया, अदालत कह रही है नहीं नहीं कोई नहीं, मनसूबाबंदी नहीं थी। इसका मकसद है कि वहां कत्ल हो जाए मनसूबाबंदी के बगैर, तो उसको कोई सजा नहीं। घर गिरा दिए जाए, मस्जिद गिरा दी जाए, मंदिर गिरा दी, मुझे पहले मनसूबाबंदी जरूरी है भाई। एक जुर्म हुआ है, फेल हुआ है, उसको आपने सजा देनी है। ये तो बड़ा दुनिया पूरी हंस रही है इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है इस पॉइंट को रेस करना चाहिए। वहाँ के मुसलमानों ने जो फैसला कर दिया है, और पाकिस्तान को तो वैसे ही जो है ना, इनके जो करतूत है हमें याद है, वो हमारे खिलाफ तो हर चीज़ देखो ना। मैं परसों बैठा था दोस्तों में कि एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक ला है GI के नाम से, कि जिस मुल्क की कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में बासमती चावल है, तो बासमती चावल मेड इन पाकिस्तान के नाम से बिकना चाहिए। ये ला पाकिस्तान में पहले नहीं था, अभी मार्च में इन्होंने पास किया। इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया के नाम से चावल बेच रहा था। अभी उन्होंने यूरोपीय यूनियन में दरखास्त दे दी कि जनाब पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान करके नहीं बेच सकता, ये तो प्रोडक्ट हमारी है। क्योंकि वो उस वक्त की डिक्शनरी और किताबों का सहारा लेके, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, तो उस वक्त से मेड इन इंडिया ही लिखा जाता था। वो आज भी ये समझ रहे हैं कि ये हमें मिल जाए। अगर वो मिल जाती है उनको इजाजत, तो मुझे बताया कि पाकिस्तानी बासमती चावल ये कहां से आ रहा है, ये दुनिया को नहीं पता भाई। पाकिस्तान रीजन वाइज एक जैसी फसलें होती हैं। जो पाकिस्तान का चावल है उसको मेड इन पाकिस्तान, अभी मार्च में पाकिस्तान ने जो है ना GI जो ला है वो पास कर दिया है। अभी इनको भी चाहिए कि इसको खारजी महाज के ऊपर तेज तर करे, और हर मुल्क तकरीबन दुनिया में 112 ममालिक जो है ना वो ये अपना कानून बना चुके हैं और उसको इस्तेमाल कर चुके हैं कि जो जो प्रोडक्ट किसी भी मुल्क की है वो अपने नाम से जाके बेचे। अगर ये इंडिया उधर से यूरोपीय यूनियन में जैसे उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अगर वहाँ उनको ही ये नाम मिल जाता है, तो पाकिस्तानी जो बासमती चावल है वो उसको तो बड़ा नुकसान पहुँच जाएगा। उसको जो है ना हम एक्सपोर्ट करने में वो अहदाफ जो है ना वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है और वजारत खारजा से कि इसको हर मुहाज के ऊपर, ताकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं, राइस एक्सपोर्टर हैं, उनको जो है ना वो पाकिस्तान का जो हक है उसका हक मिलना चाहिए। हमने कानून पास कर दिया और इसको हर फॉर्म के ऊपर हर मुल्क में जो है ना ये ला की अपनी कापियाँ भी भेजे, और वजारत खारजा जो है ना इसके ऊपर तेज़ी से काम करे। अच्छा, इस मामले के साथ साथ जो दीगर मामला भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कश्मीर का मसला और 9 ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर मायदे की हाई रोज़ खिलाफ वर्जी होती है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर अब एग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत है, या जो अब तक हम कर चुके वो सही चल रहा है? नहीं, देखो जी बात ये है, भारत कोई मज़ाकरात नहीं समझता, और मैं क्लियर कह रहा हूं कि इंतजार ना किया जाए कि भारत पाकिस्तान की सरजमीन को मैदान जंग बनाए। उससे पहले हमें भारत की सरजमीन को मैदान जंग बनाना पड़ेगा। अभी 2 लाख से ज्यादा अफवाज उसकी जो है वो लद्दाख में जमा है, जो उनका चल रहा है चाइना के साथ, लेकिन वो हर वक्त तैयार है, बोल भी रहा है कि वो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वो हमला करेगा। हमें उसका जवाब देना चाहिए
ठोस, इससे पहले कि वो पहल करे। अभी जो है ना वो डिफेंसिव पॉलिसी को हमें तर्क करना चाहिए, अग्रेसिव पॉलिसी वो सारे कवानीन उनके लिए खत्म है। उनकी अदालतों से फैसले आप देख लो ना कि बंदे कराने वाले कह रहे हैं हमने कराया, वो कहते हैं तुम बरी हो। मकबूजा कश्मीर के ऊपर मुझे बताया कि कितना अरसा हो गया, साल से ज्यादा अरसा, एक बहुत बड़ी जेल का दर्जा उसने दे दिया, 370 और 35A का उसने खात्मा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी ऐसे धज्जियां बखेर के रख दी। वो पूरी दुनिया को, इसकी मकसद ये है कि इंटरनेशनल पावर कुव्वत है उसके साथ है। तो हमें आंखें खोलकर बिल्कुल अग्रेसिव पॉलिसी, और उसको मेरा ख्याल है कि मैं बार बार कहता हूं कि उसको डेडलाइन। गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।